दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज कांग्रेस पार्टी के 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो जाने के बाद राजस्थान की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनकी शुरुआती तस्वीर स्पष्ट हो गई है। इन 7 ही सीटों पर जो समीकरण है वो बड़े मजेदार हो चले हैं, बड़े रोमांचक हो चले हैं। उनमें से एक सीट है खींवसर की आखिर यहाँ की क्या स्थिति है और राजस्थान में आखिर आरएलपी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के टूट जाने के बाद में हनुमान बेनीवाल की क्या स्थिति बन गई है। दोस्तों कल शाम को हनुमान बेनीवाल अपने घर पर अपने समर्थकों के साथ थे। उनका वीडियो लाइव चल रहा था जिसमें हनुमान बेनीवाल ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। हनुमान बेनीवाल जब कल कैमरे के सामने अपने समर्थकों के सामने अपनी बात रख रहे थे तो उन बातों में हनुमान बेनीवाल की बेचैनी भी स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही। दोस्तों गठबंधन को लेकर के हनुमान बेनीवाल पिछले 2 महीनों से लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि हमारी उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन को लेकर के कोई बात नहीं चल रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं अपने बयानों से हनुमान बेनीवाल इस बात को कंफर्म भी करना चाह रहे थे कि हम उपचुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हैं। जिस तरह के बयान हनुमान बेनीवाल गठबंधन को लेकर के दे रहे, वो लगातार कह रहे थे कि उपचुनाव में हमारा कोई, राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर के किया था, केंद्र की राजनीति को लेकर के किया था। हनुमान बेनीवाल तो यहां तक कह चुके हैं कि जिस तरह से नागौर में कांग्रेस पार्टी के वोट मुझे मिले, पूरे राजस्थान में मेरे वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिले। यानी एक गठबंधन के आप अहम सहयोगी हैं किसी राज्य में और आप गठबंधन की राजनीति को लेकर के अपना जो बड़ा सहयोगी है उसको ध्यान में रख करके इस प्रकार का बयान आप जब देंगे तो सामने से क्रिया की प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक है। जब कांग्रेस पार्टी के पीसीसी प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान आया कि जिस तरह से हमारे सहयोगी हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर है, केंद्र की राजनीति को लेकर है, तो हम भी ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन जो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं उसी की तर्ज पर है। हम राजस्थान की सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। जैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान सामने आया उसके बाद में हनुमान बेनीवाल को भी कहीं न कहीं ऐसा लगने लग गया कि मामला कुछ न कुछ गड़बड़ हो चला है। उसके बाद में जिस तरह से हनुमान बेनीवाल कल शाम को अपने समर्थकों के साथ अपने घर पर, अपने आवास पर मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें हनुमान बेनीवाल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो समर्थकों से यहाँ तक कह देते हैं कि चुनाव जीतना हारना ये अलग बात है, हार जीत चुनाव में होती रहती है, लेकिन खींवसर का ये उपचुनाव हार जीत से ऊपर उठ गया है। उन्होंने अपने बयानों में स्पष्ट किया कि खींवसर से अगर आरएलपी ये उपचुनाव हार गई तो राजस्थान की आने वाली राजनीति में आरएलपी के अस्तित्व पर संकट मंडराने शुरू हो जाएंगे, संकट के बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे। ये बात हनुमान बेनीवाल कहीं न कहीं भांप चुके हैं कि जिस खींवसर से आपने अपनी राजनीतिक शुरुआत की है, जिस खींवसर से आपने आरएलपी जैसी पार्टी का झंडा बुलंद किया है, उस खींवसर से आप अगर चुनाव हार जाएंगे, आपका प्रत्याशी चुनाव हार जाएगा, फिर राजस्थान की राजनीति में जो संदेश जाएगा उसके बहुत से मायने निकाले जाएंगे। क्योंकि आज पूरे देश भर में हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बातें होती है। जब भी हनुमान बेनीवाल संसद में अपनी बात रखते हैं तो लोग हनुमान बेनीवाल को सुनते हैं कि ये एक साफ दिल का व्यक्ति है, जो भी बोलेगा स्पष्ट बोलेगा और जनता से जुड़े हुए बातों को लेकर के बोलेगा। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर के लोगों में एक बेचैनी रहती है कि हनुमान बेनीवाल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाना जाए। हनुमान बेनीवाल की राजस्थान में क्या ताकत है उसको देश भर के लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर उस स्थिति में आप अपनी परंपरागत सीट से चुनाव हार जाते हैं, आपकी पार्टी हार जाती है, तो फिर लोग आपके प्रति उस तरह से इंटरेस्ट नहीं रखेंगे जिस तरह का इंटरेस्ट अभी आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को फिर ये मालूम चल जाएगा कि ये व्यक्ति करता कुछ और है, बोलता कुछ और है, दर्शाता कुछ और है, होता कुछ और है। तो इस बात को भी हनुमान बेनीवाल भली भांति जान चुके हैं, भली भांति समझ चुके हैं। और कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल जिस तरह से अपनी बात इन चुनाव के समय में लोगों के सामने रख रहे हैं तो लोगों को इमोशनल तरीके से अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार लोगों को याद दिला रहे हैं कि अगर मैं चुनाव हार गया, मेरी पार्टी चुनाव हार गई, तो फिर क्या स्थिति होगी, किस तरह की स्थिति होगी। वो अपने कार्यकर्ताओं को, वो अपने मतदाताओं को, वो अपने नेताओं को
ये बात समझाने का पूरा प्रयास करते हैं कि आरएलपी अगर कमजोर पड़ गई तो फिर आप ही कमजोर पड़ जाएगी। तो दोस्तों, आखिर हनुमान बेनीवाल के ऊपर इस गठबंधन टूटने से क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर मैं मेरा नजरिया आपके सामने रखूं तो हनुमान बेनीवाल के लिए यह गठबंधन टूटना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हनुमान बेनीवाल इस गठबंधन टूटने से बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि एक तो होता है कि गठबंधन का टूट जाना, एक होता है गठबंधन टूटने के बाद में आपका जो पहले सहयोगी दल रहा है वो एक सामान्य सा उम्मीदवार चुनाव मैदान में आपके सामने उतार दे, जिससे कि आपको सबक भी मिल जाए और आप चुनाव भी जीत जाए। लेकिन जिस तरह का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने ख्यूसर से दिया है, तो अपने आप में जो कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी इस लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में कूदी है कि हमें किसी भी हाल में इस सीट को जीतना है। डॉक्टर रतन चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाई सिंह चौधरी की धर्मपत्नी। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि नागौर में मिर्जा फैमिली की ज्योति मिर्जा 24 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती है। उसी समय पूर्व में आईपीएस अधिकारी रह चुके सवाई सिंह चौधरी ज्योति मिर्जा के साथ भाजपा का दामन थाम लेते हैं। और उसके बाद में, क्योंकि सवाई सिंह चौधरी जैसे ही रिटायर्ड हुए, उसके बाद में लगातार वो ख्यूसर की राजनीति में सक्रिय है। चुनाव भी उन्होंने लड़े, सफल नहीं हो पाए वो अलग बात, लेकिन ख्यूसर की राजनीति में सवाई सिंह चौधरी को आप नकार नहीं सकते, उनकी ताकत को नकार नहीं सकते। जैसे ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, वो भाजपा के टिकट की लगातार दावेदारी ख्यूसर से कर रहे, लेकिन 23 में जैसे ही रेवत राम डांगा को टिकट मिला और उसके बाद में रेवत राम डांगा ने जिस तरह से हनुमान बेनीवाल को घेरने की एक काफी हद तक सफल कोशिश की, उसके बाद में लगभग ये स्पष्ट हो गया था कि रेवत राम डांगा का टिकट आने वाले चुनाव में फाइनल है। जब रेवत राम डांगा को टिकट इस बार उपचुनाव में मिल गया, सवाई सिंह चौधरी भी भाजपा की टिकट की दावेदारी कर रहे थे, भागीरथ डूटी भी दावेदारी कर रहे थे, चौधरी हापूराम भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट रेवत राम डांगा को मिला। और उसके बाद में जैसे ही ये ऐलान कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कर दिया गया कि सभी 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जाएगी, उसके बाद में कांग्रेस के दावेदारों के नाम चलने लग गए, जिसमें दुर्ग सिंह चौहान का नाम भी चल रहा था और नाम डॉक्टर रतन चौधरी का भी चल रहा था, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था कि सवाई सिंह चौधरी भाजपा के नेता हैं, भाजपा के अंदर हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी उनकी धर्मपत्नी को कैसे उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन अंदर की बातें छन छन करके बाहर आ रही थी। अब जब आज सारी तस्वीर स्पष्ट हो गई, रतन चौधरी को जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, सवाई सिंह चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से उसी समय इस्तीफा दे दिया। वो भाजपा से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। दोस्तों, जैसे ही भाजपा ने रेवत राम डांगा को फाइनल किया, तो उसके बाद में आरएलपी से लोगों को यह उम्मीद थी कि आरएलपी शायद इस बार महिला कार्ड खेल सकती हैं, महिला प्रत्याशी को आगे कर सकती हैं और उसमें आरएलपी अपने आप को लीड में पाएगी। और लगभग ये लोगों का जो आइडिया था वो लगभग कंफर्म था, क्योंकि आज आरएलपी के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और हनुमान बेनीवाल की जो धर्मपत्नी है कनिका जी बेनीवाल, उन्हें आरएलपी ने अपना उम्मीदवार बना करके भेजा है। उससे पहले आरएलपी महिला कार्ड खेले, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक जबरदस्त चाल चल दी है। डॉक्टर रतन चौधरी को उम्मीदवार बना करके कांग्रेस पार्टी ने यह दर्शा दिया है कि वो इस बार उपचुनाव में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जा रही है। दोस्तों, अब इस गठबंधन टूटने से किस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी 2023 में केवल 1 सीट जीत पाई थी, वो सलूम्बर थी। तो भाजपा के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल 1 सीट उन्हें बचानी है। इन 7 में से कोई भी 1 सीट अगर भाजपा जीत जाएगी तो भाजपा ये कहने की स्थिति में होगी, हम तो उस समय भी इन सीटों को नहीं जीत पाए थे जिस स्थिति में, जिस समय हमारी पार्टी को राजस्थान में सरकार चलाने का मैंडेट मिला था। अगर भारतीय जनता पार्टी 1 से ज्यादा सीट जीत जाती है, फिर भाजपा के सरकार का गुणगान होगा, फिर भाजपा का गुणगान होगा और गुणगान भजनलाल शर्मा के कार्यों का भी होगा कि हमारी कार्य प्रणाली से ही लोग हमसे जुड़े हैं, हमारी कार्य पद्धति को देख करके लोगों ने हमें जीता करके भेजा है। दोस्तों, अगर कांग्रेस पार्टी अपनी सारी सीटें हार जाए तो कांग्रेस पार्टी के भी राजनीतिक सेट पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि भाजपा के बाद में देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का अपना एक केंद्र है, अपना एक संगठन है, अपना एक सिस्टम है। किसी राज्य की 4, 5, 7 सीटें हार जाए तो उस पर कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन हनुमान बेनीवाल
अगर हार जाते हैं इस गठबंधन टूटने की वजह से, तो हनुमान बेनीवाल भी भली भांति जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर आरएलपी पर क्या असर पड़ेगा, और इस बात को हनुमान बेनीवाल ने कल अपने समर्थकों के सामने रख भी दिया। तो हनुमान बेनीवाल जिस मकसद को लेकर के, जिन लक्ष्यों को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर गठबंधन को लेकर के बयान दे रहे थे, वो कहीं न कहीं उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पड़ चुके हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल इस लक्ष्य को लेकर के अपने बयान दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर दबाव बनाया जाए, कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि हरियाणा जैसा अहम राज्य कांग्रेस पार्टी उस समय हार चुकी है जिस समय पूरे देश भर में यह चर्चा की जा रही थी कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़े आराम से सरकार बना लेगी। और जब पूरे देश में यह माहौल था कि हरियाणा में कांग्रेस जीत जाएगी, उस समय हरियाणा में कांग्रेस हार जाती है तो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के इन उपचुनाव में और ज्यादा दबाव में लाया जा सकता है। और हनुमान बेनीवाल इसी मकसद को लेकर के लगातार अपने बयान दे रहे थे कि खियोसर के साथ साथ कोई एक और सीट आरएलपी को मिल जाए गठबंधन के तौर पर, तो आरएलपी अपना कैंडिडेट वहां उतार सके, जिसमें देवली उनियारे की बात भी हनुमान बेनीवाल करते थे, झुंझुनू की बात भी करते थे। अब गठबंधन टूट गया है, कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो हनुमान बेनीवाल के सामने अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है। अगर आप बाकी की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके सामने तो पूरा रास्ता पड़ा है, पूरा मैदान पड़ा है, जहां चाहे आप अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। लेकिन ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, और उस समय तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा जब आपकी परंपरागत सीट पर आपके दुश्मन आपको घेरने की फिराक में बैठे हो। समझ लो आरएलपी का प्रत्याशी, आरएलपी 2 सीटों पर, अन्य 2 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो आरएलपी के प्रत्याशी के समर्थन में आपको प्रचार करने भी जाना पड़ेगा, जनसभाएं भी आपको उनके समर्थन में करनी पड़ेगी, समय भी आपको देना पड़ेगा, और आप उस स्थिति में बिल्कुल भी समय देना नहीं चाहेंगे जिस स्थिति में आपको घेरने के पूरे प्रयास किए जा चुके हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आरएलपी खियोसर के अलावा किन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है, क्योंकि खियोसर में तो कहीं ना कहीं स्थिति लगभग स्पष्ट सी हो गई है कि मुकाबले बड़े मजेदार होने वाले हैं। अब आरएलपी के नेताओं को उम्मीद इस बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी से जो रेवतराम डांगा के अलावा जो लोग टिकट की मांग कर रहे थे, जिसमें भागीरथ टूटी का नाम चल रहा है, भागीरथ टूटी तो यहां तक उन्होंने कह दिया था कि मैं किसी भी हाल में इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा टिकट ना मिलने की शर्त पर। अब आरएलपी के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर भागीरथ टूटी चुनाव लड़ ले, भाजपा के बागी के तौर पर भागीरथ टूटी सामने आ जाए, तो फिर भाजपा को कुछ न कुछ डेंट पहुंचाया जा सकता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बागियों को मनाने में लगे हैं, जिस तरह से जहां से भी बगावत के सुर उठे हैं, वहां उन बागियों से सीएम ने सीधे बात की है, घंटों उनके साथ में बैठक करके उनको मनाया है। और भागीरथ टूटी का एक आज वीडियो भी सामने आया, वो अपने समर्थकों के साथ लाइव भी कर रहे थे। अगर आप गौर से भागीरथ टूटी का वीडियो सुनेंगे, उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि भागीरथ टूटी ने शायद चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया है। वो अपने वीडियो में अपने समर्थकों से ये कहते हुए सुनेंगे कि वह आने वाले 2-3 दिन में फैसला करके आपके सामने रख देंगे, और जो आप चाहेंगे, जो आपकी भावना है, उसके अनुरूप मैं फैसला करूंगा। यानी कि अगर वो चुनाव लड़ने का फैसला करते तो चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन कल 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर के बाद में कोई भी चुनाव लड़ने वाला अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है। अगर चुनाव लड़ने की दिल में भागीरथ टूटी के होती तो आज उसी बैठक में अपना निर्णय सुना देते। अब जब वो कह रहे हैं कि मैं आने वाले 2-3 दिन में मेरा फैसला आपके बीच में रखूंगा, तो इससे तो एक बात स्पष्ट होती है कि भागीरथ टूटी किसे अपना समर्थन देंगे। क्या भागीरथ टूटी अपनी पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं, क्या रेवतराम डांगा को समर्थन देंगे? क्या हनुमान बेनीवाल को भागीरथ टूटी अपना समर्थन देंगे? और अगर आपने वीडियो गौर से सुना है, भागीरथ टूटी के शब्दों पर आपने अगर गौर किया है, तो मुझे लगते हैं, मेरे जो सेंस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भागीरथ टूटी का जो फैसला होगा वो हनुमान बेनीवाल के पक्ष में होगा। वो अगर चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो अपने समर्थकों से कहेंगे कि आरएलपी की सपोर्ट की जाए। ये मैं मेरा आइडिया बता रहा हूँ आपको। दूसरा नाम जो चल रहा है वो दुर्ग सिंह खियोसर का चल रहा है, दुर्ग सिंह चौहान का चल रहा है। और दुर्ग सिंह चौहान पर ये बातें होती रही हैं खियोसर की राजनीति में कि दुर्ग सिंह चौहान ने जब विधानसभा का चुनाव हनुमान बेनीवाल के सामने लड़ा है, उन्होंने हनुमान बेनीवाल की जीत को आसान किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है
वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बात खियोसर के क्षेत्र में होती है। दूसरी बात, अगर दुर्ग सिंह से लोग जब इस बारे में पूछते हैं तो दूसरी तरफ दुर्ग सिंह ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो जब तक आरएलपी को खियोसर से खत्म नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, कल शाम को एक बात सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। कौन बागी बनकर के चुनाव मैदान में आता है, क्या इन तीनों के बीच में ही मुकाबला होता है? अगर इन तीनों के बीच में मुकाबला होता है फिर हनुमान बेनीवाल के लिए राजनीतिक तौर पर मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने ओला परिवार पर अपना विश्वास जताया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े बरचंद्र ओला के बेटे को इस बार टिकट दिया गया है, जिनका नाम है अमित ओला। बरचंद्र ओला आपको बता दें कि विधायक रहते उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था लोकसभा 2024 और वो झुंझुनू से सांसद चुन लिए गए। उसके बाद में ये सीट खाली हुई थी। रामगढ़ से दिवंगत विधायक जुबेर खान के जो बेटे हैं आर्यन जुबेर खान, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दौसा से दीनदयाल बेरवा को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और दौसा से 2023 में चुनाव लड़े थे नमो नारायण मीणा, जो बाद में लोकसभा के चुनाव में चुन लिए गए। उसके बाद में ये सीट खाली हुई थी। देवली उनियारा से 23 में चुनाव लड़ा था हरीश मीणा ने, वो सांसद बन जाने के बाद में ये सीट खाली हुई है। अब कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार निकल करके सामने आए हैं वो है केसी मीणा। 2023 में अगर हम बात खियोसर की करें तो खियोसर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे तेजपाल मिर्धा परिवार के, और इस बार कांग्रेस पार्टी ने महिला कार्ड खेलते हुए डॉक्टर रतन चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, सलूम्बर से रेशमा मीणा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और 2023 में सलूम्बर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे रघुवीर मीणा। अगर बात 84 की करें तो 84 से कांग्रेस पार्टी के जो इस बार उम्मीदवार सामने आए हैं वो है महेश रोत, और 2023 में जिन्होंने चुनाव लड़ा वो थे ताराचंद भगोरा, जो राजकुमार रोत के सामने लगभग 70,000 वोटों से चुनाव हारे थे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, कैसा लगा ये विश्लेषण, जरूर अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो का इंतजार करें, अपने मित्रों के बीच में साझा करें और उपचुनाव को लेकर के जो भी ताजा अपडेट होगी, जो भी बड़ी अपडेट होगी, आपके सामने लाने का सीधा प्रयास करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में धन्यवाद।